फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओनली यूपीएससी पर मैं अमरीश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे। भारत में वामपंथ का उदय जो है किस प्रकार हुआ, वाम पक्ष या वाम पंथ, ठीक है। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में वामपंथ का उदय किस प्रकार हुआ। देखिए, हम पीटी स्पेशल का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और उसी क्रम में ये क्लास है, ठीक है। हमारी कोशिश है कि हम लगभग चीज़ें जो है पीटी होने तक कवर कर ले, यानी कि 4 अक्टूबर से पहले कवर कर ले, ठीक है। देखिए, पॉलिटी लगभग में 80% हमने कवर कर रखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल की, उस पर आप जाइए, आपको मिल जाएगा। रही बात हिस्ट्री, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री जो है लगभग में 70-80% कवर कर चुके थे। मिडुअल बचा हुआ है और ये जो मॉडर्न इंडिया है ये हम बहुत जल्द ही ख़त्म कर लेंगे आने वाले 7-8 क्लासेस में, ठीक है। उसके बाद में हम कोई अन्य टॉपिक उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो है 4 अक्टूबर से पहले आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, ठीक है। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए क्लासेस नहीं हो पाई, नहीं तो आज की स्थिति में हम काफ़ी आगे कवर कर चुके होते सिलेबस। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य तो कभी भी खराब हो सकता है। हालांकि आइए शुरू करते हैं। भारत में वाम पक्ष का उदय। भारत में वाम पक्ष या वामपंथ का उदय जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है onlyupsc.in, onlyupsc.in, आप यहाँ पर जाएंगे, आपको बहुत सारे पढ़ने वाले मटेरियल मिल जाएंगे, तो आप उसको विजिट किया कीजिए। वेबसाइट बहुत अच्छी है और आपके उपयोग के लिए बनाई गई है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे क्विज मिल जाएंगे। तो वहाँ जाइए और उसका भी फ़ायदा उठाइए। तो भारत में वामपंथ का उदय यानी कि वामपंथ का उदय किस प्रकार हुआ, इसको हम समझेंगे इस क्लास में। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि वामपंथ होता क्या है, वामपंथ क्या है, यानी कि जो वामपंथ विचारधारा है या ये सारी चीज़ें हैं क्या, पहले इसको समझ लें कि ये चीज़ें हैं क्या। आप आए दिन ये देखते होंगे कि टीवी पर जब आप पत्रकारों की बहस देखते होंगे तो कोई किसी पर आरोप लगाता है कि तुम दक्षिणपंथी हो, कोई किसी पर आरोप लगाता है कि तुम वामपंथी हो। तो आखिर ये दक्षिणपंथ वामपंथ है क्या, ये कौन सी ऐसी चीज़ है, इसको तो पहले समझना होगा। तो ये क्या है, कोई विचारधारा है, कोई इंस्टीट्यूशन है या क्या चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो दक्षिणपंथ और वामपंथ का विभाजन है यह फ्रांस से शुरू होता है। तो फ्रांस में एक समय ऐसा आया कि जो प्रशासनिक लोग थे, यानी कि जो लोग राजशाही में थे, राजनीति में थे, उनमें से एक धड़ा राजा का विरोध करने लगा और एक धड़ा राजा का समर्थक बन गया। तो जो राजा के समर्थक हुआ करते थे वो हमेशा राजा के दाहिने हाथ की तरफ बैठते थे। जब उनकी मीटिंग या जो है बहस कुछ भी जो होती थी तो वो हमेशा दाहिने तरफ बैठते थे और जो उनके विरोधी होते थे वो बाएं तरफ बैठते थे। तो वहीं से ये टर्मिनोलॉजी वामपंथ और दक्षिणपंथ शुरू हुआ। हालांकि इसके निहितार्थ, इसके मायने बाद में बहुत बदले हैं। वर्तमान में किसी को वामपंथी कहने का मतलब ये नहीं कि वो सरकार का विरोधी केवल मात्र है या कोई दक्षिणपंथी है तो सरकार का समर्थक है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी उदाहरणाएं बाद में जुड़ी और वर्तमान में वामपंथ और दक्षिणपंथ का जो मतलब है वो कुछ और है। लेकिन ये शुरुआत जहाँ से हुई, मैंने उसकी ओरिजिन को थोड़ा सा आपको बता दिया। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले दक्षिणपंथ और वामपंथ है क्या। दक्षिणपंथ और वामपंथ, देखिए ये विचारधाराएं हैं। ये क्या है, मूल रूप से ये क्या है, विचारधारा है, ठीक है। ये क्या है, ये विचारधाराएं हैं और हर विचारधारा के कुछ मूल्य और मानदंड होते हैं, कुछ उनके मानक होते हैं। तो जो दक्षिणपंथी विचारधारा है ये राष्ट्रवाद,
संस्कृति, ये राष्ट्रवाद संस्कृति और जो है संस्कृति में ही आप धर्म, भाषा, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन दोनों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, क्योंकि राष्ट्र का जो निर्माण होता है इन सारी चीज़ों से होता है। तो दक्षिण पंथ जो है वो राष्ट्रवादी कह सकते हैं एक तरीके से वो होते हैं, और उनका जो मत होता है वो राष्ट्रवाद होता है मुख्य रूप से। जो वामपंथी हैं इनकी जो मुख्य विचारधारा है, इनका ये मानना है कि एक समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, एक समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। अब इनके समता मूलक समाज का मतलब क्या होता है? समता मूलक इनके समाज का मतलब ये है कि कोई राष्ट्र जो है वो लोगों से मिलकर के बना है, वो पॉपुलेशन से मिलकर के बना है, जनता से मिलकर के बना है। तो अगर जनता ही जो है परेशान है तो फिर राष्ट्र की अवधारणा का मतलब क्या है, यानी कि राष्ट्रवाद के मायने क्या है? तो इनके कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के अधिकार हों, उनके जो है आर्थिक अधिकार, उनके राजनीतिक अधिकार, उनके सामाजिक अधिकार उनको मिलने चाहिए, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है समता मूलक समाज की बात जो है करती हैं। इसमें महिलाओं की बात करेंगे, ये जातिगत जो चीज़ें हैं उनका विरोध करेंगे। तो ये सब जो है वामपंथ का काम है, ये इक्वलिटी की बात करते हैं। अब इसमें बहुत सारी जो है दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। जैसे इनके कहने का मतलब है कि राष्ट्र प्रथम है, जैसा कि गीता में आपने पढ़ा हुआ, अगर नहीं पढ़ा तो जान लीजिए कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि जीवन पर सबसे पहला अधिकार किसका है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु ये बताइए कि इस जीवन पर सबसे पहला अधिकार किसका है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इस जीवन पर आपके सबसे पहला अधिकार आपकी इस भूमि का है, आपके इस राष्ट्र का है, आपके इस राज्य का है, और उसके बाद में दूसरा अधिकार माता पिता का है, और तीसरा अधिकार जो है फिर आपका है और आपके जो फैमिली है उसका है। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रमुख है सबसे पहले, क्योंकि अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो लोग कहाँ रहेंगे। तो ये उनकी अपनी विचारधारा है, तो उसको लेकर के लगातार वो जो है अग्रेसिव होते चले जाते हैं। और जो वामपंथी और समतामूलक समाज की बात करते हैं, तो दोनों में जो हैं उनके जो सकारात्मक पक्ष भी हैं और नकारात्मक पक्ष भी हैं, दोनों पर जो है बातचीत होती रहती है। इसीलिए ठीक है, तो ये था दक्षिणपंथ और वामपंथ का मामला। ठीक है, कई लोग जो है साम्यवाद, समाजवाद को सीधे सीधे वामपंथ से जोड़ करके देखते हैं। कह सकते हैं कि जो है उनकी जो विचारधाराएं हैं वो वामपंथियों ने एज्यूम किया उसको, लेकिन साम्यवाद और समाजवाद थोड़ा अलग चीज़ है। कभी जब उसकी बात आएगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी आगे जो है थोड़ी सी बात आएगी साम्यवाद की, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको और बताऊंगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि भारत में वामपंथी विचारधारा या वामपंथ का उदय किस प्रकार होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि जो वामपंथ है वो समतामूलक समाज की स्थापना चाहता है। तो समतामूलक जो समाज होगा उसमें क्या होगा कि हर आदमी के जो अधिकार हैं वो निर्धारित होंगे और उनको इस बात का आभास होगा और उनके अधिकार को भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि उद्योगों की स्थापना शुरू हो गई, जैसे उद्योग की स्थापना हुई, तो उद्योग की स्थापना और जो इसके कार्य हैं ये कहीं ना कहीं क्या है कि ये कैपिटलिज्म का काम है, यानी कि पूंजीवाद का काम है। यानी कि जो है इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट कर करके प्रॉफिट कमाने की जो बात है वो पूंजीवाद करता है। ठीक है, तो उद्योग की स्थापना हुई है लाभ कमाने के लिए। किसी उद्योगपति ने इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो कुछ भी कोई भी काम उद्योग में करेगा तो प्रॉफिट के लिए करेगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट है और दूसरा है लेबर। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उद्योग के लिए, एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है लेबर।
इन्वेस्टमेंट जो है उद्योगपति ने लगाया है ताकि उसको क्या हो, प्रॉफिट हो, और जो लेबर है ये यहाँ पर काम कर रहा है ताकि इसकी आजीविका सुनिश्चित हो सके, ताकि इसकी आजीविका जो है सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो लोग आकर के इस जगह पर मिल रहे हैं तो उनका जो है, जो मतलब है, उद्योगपति का मतलब है कि उसने इन्वेस्ट किया है और उस पर प्रॉफिट चाहता है, और जो लेबर है वो अपनी आजीविका को सुनिश्चित करने की क्या करता है, बात करता है। तो जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो एक ऐसी अवधारणा है जो लगातार जो है अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाता रहता है। तो अगर उद्योगपति है तो अपने लाभ को लगातार बढ़ाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो लाभ बढ़ाने के लिए वो करेगा क्या कि लेबर जो है उसके वेतन को उस हिसाब से नहीं बढ़ाएगा जिस हिसाब से उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। जबकि यहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट बन करके निकल रहा है तो दोनों का जो है योगदान क्या है, मिला हुआ है। लेबर काम कर रहा है और इनका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो ये उद्योगपति वर्ग है ये अपने लाभ का बहुत कम हिस्सा ही इन लेबरों को देता है और इनकी स्थिति लगातार बदतर होती चली जाती है और इनकी स्थिति अच्छी होती चली जाती है। तो क्या यहाँ पर समतामूलक समाज की स्थापना हो पाएगी? नहीं। तो जब उद्योग की स्थापना होगी तो इसके विरोध में वामपंथी विचारधारा जो है भारत में बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो वामपंथी विचारधारा है वो समतामूलक समाज की बात करता है कि सबका संसाधन पर अधिकार बराबर है, जो जितना काम कर रहा है उसको उसके हिसाब से भुगतान होना चाहिए और सबको समान अवसर मिलना चाहिए ग्रोथ करने का। ठीक है, तो जब उद्योग की स्थापना होगी तो कहीं ना कहीं वामपंथ का उदय जो है उसके प्रतिक्रिया के रूप में होगा। तो भारत में जब औद्योगिकरण जो है थोड़ा बढ़ा तो उसके बाद में वामपंथ का उदय भी जो है उसका एक रास्ता खुल गया। जो दूसरा वामपंथ के उदय का कारण है वो है रूस में जो है क्रांति हो गई। रूस के जार यानी कि जो रूस के राजा थे उनको हटाया गया और वहाँ पर एक क्रांति की स्थिति पैदा हुई, और वो क्रांति जो थी वो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी जो कि समतामूलक समाज की बात करता था। तो रूस की क्रांति हो गई, भारत में उद्योगों का स्थापना हो गया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या हुई, वामपंथ के उदय का कारण बनी। उसके बाद में आर्थिक मंदी का भी एक दौर आया। 1920-21 का जो आर्थिक मंदी था उससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई और वहाँ पर भी जो है वामपंथ को प्रतिक्रिया देने का एक मौका मिल गया और भारत में वामपंथ का जो है एक उदय का रूप जो है वहाँ से सामने आता है। एक व्यक्ति है M.N. राय। M.N. राय। तो M.N. राय एक जो है नेता थे और रसिया से इनके संबंध जो है बहुत अच्छे थे। इनका वहाँ से आना जाना और इनका संबंध उससे जो है बना हुआ था। तो ये क्या है, साम्यवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो M.N. राय ने ही 1920 ईस्वी में ताशकंद उस वक्त यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। यूएसएसआर के विभाजन से पहले की ये बात है। यूएसएसआर का विभाजन कब होता है, जब बर्लिन की दीवार गिरती है 1990-91 में। ठीक है, तो 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ये स्थापना करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में M.N. राय ताशकंद में करते हैं और ये भारत में वामपंथ या साम्यवाद का जो है एक शुरुआत होता है M.N. राय के द्वारा। उसके बाद में इससे बहुत सारे नेता जुड़ते हैं जिनमें अवनी मुखर्जी, A.T. राय या रोजा फिटग्राफ, मोहम्मद अली, ये सारे नेता जो हैं इससे जुड़ते हैं।
ठीक है। अब इससे नेता जुड़े, तो नेताओं ने उसका प्रचार शुरू किया, बहुत सारे नेताओं ने पत्र पत्रिकाएं छापी, ठीक है। तो उन कुछ पत्र पत्रिकाओं का जो है मैं यहाँ पर जिक्र कर दे रहा हूँ, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए। एक वामपंथी नेता हुए श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे। इन्होंने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया, गांधी और लेनिन, गांधी और लेनिन नामक एक जो है पत्रिका की शुरुआत की, और गांधी और लेनिन के बारे में जो है कंपेयर करके इन्होंने बात करना शुरू किया। लेनिन कौन था? रूस में क्रांति का नेता था, रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, उसका नेता कौन था? यही लेनिन था, ठीक है। उसके बाद में मैं कुछ पत्रिकाओं के नाम जो है आपको बोल दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसका नोट्स बना लें और इसको लिख लें। मुजफ्फर अहमद ने नवयुग पत्रिका निकाली, काजी नजरुल इस्लाम ने बंगाल नाम से एक पत्रिका निकाली, गुलाम हुसैन व अन्य मिल करके जो उन्होंने इनकलाब, यम सिंगार बेलू ने लेबर किसान गजट, जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद क्यों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार आया है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद क्यों, समाजवाद ही क्यों, इस नाम से एक पत्रिका निकाला। कई बार परीक्षा में पूछा गया इसलिए मैंने इसको लिख दिया। बाकी एम एन राय का लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, एम एन राय कांग्रेस के विरोधी थे, ठीक है, तो क्योंकि इसीलिए उन्होंने पार्टी बनाई, और उनका मानना था कि जो कांग्रेस है ये पूंजीपतियों और उच्च वर्ग के जो है तरफ झुक गई है, इसलिए एम एन राय जो है कांग्रेसियों का विरोध करते थे। सोमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी जो है साम्यवादी दल का गठन किया, ठीक है, एक पत्रिकाएं निकाली और उसका जो है दल का गठन किया। तो ये सारी पत्रिकाएं थी जिनको आप चाहें तो नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद में 1925 में सत्यभक्त नाम के एक व्यक्ति ने 1925 में सत्यभक्त नाम के एक व्यक्ति ने अखिल भारतीय साम्य दल का गठन किया, अखिल भारतीय साम्य दल का गठन किया। ठीक है, तो ये था साम्यवाद का, वामपंथ का भारत में स्थापना, जिसको आपने इस क्लास में समझा। अब आगे ये किस प्रकार इंटरफेयर करते हैं आज़ादी के मूवमेंट में, उसको हम पढ़ेंगे। चाहे वो वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी बना करके इन्होंने विरोध किया, जिसके खिलाफ अंग्रेज़ों ने जो है पब्लिक सेफ्टी बिल लाए और मेरठ का षड्यंत्र का केस चला, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं या उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, उसको हम अगली क्लास में जो है समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।